Hello students, this is Sumit Narang from K2S Career Zone and welcome to my YouTube channel. आज हम डिस्कस करेंगे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम ऑफ चैप्टर कैपेसिटेंस। तो लास्ट लेक्चर में हमने कैपेसिटेंस चैप्टर कवर कर लिया था, उसके सारे टॉपिक्स जो हमने डिस्कस कर लिए थे, और आज हम उस चैप्टर के रिलेटेड कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई अर्थ इज कंसिडर्ड एज जीरो ऑफ पोटेंशियल इन प्रैक्टिस। तो ज़्यादातर क्या होता है कि अर्थ को जीरो ऑफ पोटेंशियल कंसिडर किया जाता है, मतलब अगर अर्थ के साथ किसी भी बॉडी को जो कुछ भी पोटेंशियल हो उसको कनेक्ट किया जाए तो सारा जो चार्ज है वो अर्थ में फ्लो कर जाता है। जैसा कि यही कारण होता है कि हमें करंट लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो कई बार हम किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट को टच कर लेते हैं जो हायर पोटेंशियल पे होता है, और हमारी बॉडी जो है वो एक कंडक्टर है, तो हमारी बॉडी अगर अर्थ के कांटेक्ट में भी होगी डायरेक्टली तो वो इंस्ट्रूमेंट से जो चार्ज है वो अर्थ की ओर फ्लो करेगा, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल जीरो गिना जाएगा और अर्थ सारा चार्ज अपनी ओर ले लेगी और वो हमारे बॉडी के थ्रू जाएगा, तो हमें करंट लगता है। तो वाई अर्थ इज कंसिडर्ड एज जीरो पोटेंशियल? तो ऐसा क्यों होता है? अर्थ एक स्फेरिकल बॉडी है और स्फीयर कंडक्टिंग स्फीयर है, क्योंकि अर्थ भी एक कंडक्टर है, तो अर्थ एक कंडक्टिंग स्फीयर है और इसकी कैपेसिटी, हमने एक कंडक्टिंग स्फीयर की कैपेसिटी देखी थी, एंड दैट कैपेसिटी इज कंसिडर्ड एज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो एक स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी जो आई थी हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आई थी, और सिंस द रेडियस ऑफ अर्थ इज़ वेरी लार्ज, तो अगर हम रेडियस की बात करें तो अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर्स, या हम कह सकते हैं 64 लाख मीटर। तो ये रेडियस ऑफ अर्थ है। सो कैपेसिटेंस भी बहुत बड़ी होगी उसकी, और अगर कैपेसिटेंस बहुत बड़ी है तो हमें पता है पोटेंशियल जो होता है वो होता है चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। एज सी इज़ वेरी लार्ज, सो द रेशो विल बी वेरी स्मॉल। सो इसका मतलब C बहुत बड़ा है तो Q बाई C बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी आएगी, और V इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यू ऑफ चार्ज। तो कोई भी चार्ज अगर आप अर्थ को दोगे किसी भी फाइनाइट वैल्यू, तो अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स में देखें तो इंस्ट्रूमेंट्स पे चार्ज जो होता है वो फाइनाइट साइज का चार्ज होता है, तो वो सारा चार्ज के हिसाब से अगर अर्थ का पोटेंशियल देखा जाए तो Q बाई C बहुत ही छोटी वैल्यू आती है। तो पोटेंशियल फॉर अर्थ इज टेकन एज अप्रॉक्सीमेटली जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू प्लेस अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ 1 फैरेड कैपेसिटी इन योर होम। तो इससे पहले अगर आपने टॉपिक्स के लेक्चर्स में देखा है कि हमने कैपेसिटी या कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ निकाली थी, और हमने ये देखा था कि फैरेड जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है। तो अगर क्या हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारे घर पे रख सकते हैं? तो हमें पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, तो A एरिया ऑफ द कैपेसिटर निकाल लेते हैं, तो एरिया ऑफ द कैपेसिटर C D बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो कैपेसिटेंस अगर 1 है तो वो D बाई एप्सिलॉन नॉट के अकॉर्डिंगली वेरी करेगी। तो हमें पता है एरिया जो है वो D के प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर हम D बहुत बड़ी रखेंगे तो एरिया भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम D बहुत स्मॉल रखते हैं। D क्या है? दोनों प्लेट्स के बीच की सेपरेशन है। तो हम मान लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम एक बनाते हैं जिसकी कैपेसिटी जो है वो 1 फैरेड है, और उन दोनों प्लेट्स के बीच में जो दूरी है वो 1 मिलीमीटर रख देते हैं। तो 1 मिलीमीटर इज़ अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो हम ये मान लेते हैं दोनों प्लेट्स सिर्फ और सिर्फ 1 मिलीमीटर दूरी पे हैं, तो इससे छोटी अटेन करना भी हमारे लिए मुश्किल है। तो हमने ये माना कि 1 मिलीमीटर है, तो इससे छोटी हम अटेन नहीं कर सकते D की वैल्यू प्रैक्टिकली। तो 1 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंगली हम एरिया निकालते हैं तो कैपेसिटी 1 फैरेड होनी चाहिए, D 10⁻³ है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12, एंड द एरिया कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10⁸ मीटर स्क्वायर, 10⁸ मीटर स्क्वायर। तो इससे हमें पता लगता है ये अप्रॉक्सीमेटली 10 करोड़ है। तो 10 करोड़ मीटर स्क्वायर का एरिया हो जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो घर पे हम इतना बड़ा एरिया का कैपेसिटर नहीं रख सकते। D बहुत छोटी ली है, D अगर इससे बड़ी लेंगे तो एरिया और बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली हम 1 फैरेड कैपेसिटी का कैपेसिटर अपने घर पर नहीं रख सकते। फैरेड इज़ अ वेरी बिग यूनिट। तो हमारे जो कैपेसिटर्स होते हैं उनकी जो कैपेसिटी होती है वो माइक्रो फैरेड या पाइको फैरेड में हम
कंसिडर करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू कॉपर स्फीयर्स ऑफ सेम रेडियाई, टू कॉपर स्फीयर्स ऑफ सेम रेडियाई, वन होलो एंड अदर सॉलिड आर चार्ज टू सेम पोटेंशियल। तो दो कॉपर के बने हुए स्फीयर्स हैं, एक होलो है और एक सॉलिड है, दोनों का रेडियस सेम है और दोनों सेम पोटेंशियल तक चार्ज किए गए। विच ऑफ द टू विल हैव मोर चार्ज, तो दोनों में से किस पे के पास ज़्यादा चार्ज होगा। तो पोटेंशियल सेम होगा, रेडियस भी सेम है, लेकिन एक सॉलिड है और एक होलो है, तो कौन से स्फीयर पे ज़्यादा चार्ज होगा। हमें पता है कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर C इज इक्वल टू 4πε0r होती है, और यहाँ पे कहीं पे भी कंसीडर नहीं किया जाता कि होलो है या सॉलिड है, दोनों की कैपेसिटी सेम की जाती है। दैट इज द कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। So as both the spheres have same radii, so both will have same capacity, and when charged to same potential they will have same charge. तो यहाँ पर दोनों स्फीयर्स का रेडियस सेम है, तो दोनों की कैपेसिटी भी सेम होगी, और कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है Q/V। तो अगर दोनों को सेम पोटेंशियल तक चार्ज किया गया है तो दोनों के पास फिर Q भी सेम ही होगा, मतलब चार्ज भी सेम पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन अ चार्ज्ड कैपेसिटर। तो एक चार्ज कैपेसिटर पे नेट चार्ज कितना होता है। तो नेट चार्ज ऑन अ चार्ज कैपेसिटर इज 0। क्यों? क्योंकि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में दो प्लेट होती हैं और उनमें एक को अगर हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं, दूसरे पे नेगेटिव इंड्यूस चार्ज आ जाता है, तो नेट चार्ज उन पे 0 हो जाता है। So because one plate has positive charge and the other carries an equal negative charge, so the net charge on the capacitor is 0. तो net charge 0 होता है। Our next question is the battery remains connected to a parallel plate capacitor। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को एक बैटरी से जोड़ा गया है। जब हम चार्जिंग करते हैं कैपेसिटर को तो बैटरी से जोड़ते हैं, लेकिन अभी क्या बोला गया कि बैटरी अभी कनेक्टेड ही है, आपने हटाई नहीं। एंड अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। तो बैटरी कनेक्टेड है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के साथ और एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को उन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। नाउ व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स कैपेसिटी। तो कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ेगा, चार्ज पे क्या असर पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा और एनर्जी स्टोर का क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के साथ बैटरी कनेक्टेड है और कनेक्टेड बैटरी के साथ ही अभी क्या किया गया, उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी गई और हमें ये देखना है कि उसकी कैपेसिटेंस, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी स्टोर पे क्या असर होता है इस चीज़ का। तो हमें ध्यान होगा कि हमने ये चीज़ निकाली थी कि कैपेसिटेंस का जो हमारे पास फॉर्मूला आया था वो आया था C इज इक्वल टू K C नॉट। तो आपको ध्यान होगा C/C0 इज इक्वल टू K, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इक्वल टू K इंटू C नॉट। और अब जब हमें पता है कि बैटरी कनेक्टेड है, तो अगर बैटरी कनेक्टेड रहेगी कैपेसिटर के साथ तो उस समय पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि बैटरी डायरेक्टली कनेक्टेड है तो बैटरी का जितना पोटेंशियल मेंटेन रहेगा कैपेसिटर में। सो व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड पोटेंशियल डिफरेंस V विल रिमेन कांस्टेंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो V कांस्टेंट रहेगा इस केस में जब बैटरी कनेक्टेड है। तो कैपेसिटी का क्या होगा, तो कैपेसिटी क्या है, C इज इक्वल टू K C नॉट। तो हमें पता है कि K की कुछ 1 से बड़ी वैल्यू होती है, तो C नॉट K इंटू C नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस की जाएगी तो कैपेसिटी कैपेसिटर की इंक्रीज कर देगी। चार्ज का क्या होगा, तो चार्ज क्या है, Q इज इक्वल टू CV। तो कैपेसिटेंस होती है चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। तो जब पोटेंशियल तो कांस्टेंट है इस केस में क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट है, लेकिन कैपेसिटी हम क्या देख रहे हैं कि कैपेसिटी इंक्रीज कर गई है। तो जब कैपेसिटी इंक्रीज कर गई है तो हमारे पास Q भी इंक्रीज कर जाएगा, तो द चार्ज विल इंक्रीज इन दिस केस। वट विल हैपन टू द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो बैटरी मेंटेन कर रही है और वो कांस्टेंट है, तो बैटरी के साथ कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें एक और चीज़ पता है, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं तब तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक E नॉट बाई E इज इक्वल टू K। तो E इज इक्वल टू E नॉट बाई K। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो रिड्यूस कर जाएगी और अल्टीमेटली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, E नॉट बाई K। और E नॉट क्या है, E नॉट होती है V नॉट
जो पोटेंशियल मेंटेन किया गया है दैट इज V बाई डी, जो दोनों प्लेट्स के बीच में दूरी है। तो V नॉट बाई डी इंटू के, तो हमें पता है कि पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, डी भी कांस्टेंट है, लेकिन के अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया है उसके अंदर। तो जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब की गई तो 1 बाई के हो गया। तो 1 बाई के मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि के से वो डिवाइड हो गई। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई नॉट, जो थी वी नॉट बाई डी, वी भी कांस्टेंट था, डी भी कांस्टेंट रहता, तो ये तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन जब 1 बाई के कर देंगे तो ये वैल्यू कम आ जाएगी, नई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज करेगी। तो नई इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस इलेक्ट्रिक फील्ड जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब विल बी इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स। एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ सी वी स्क्वेयर। तो हमें पता है वी तो कांस्टेंट है, सी कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस की गई तो कैपेसिटी बढ़ गई, और अगर कैपेसिटी बढ़ गई तो एनर्जी भी बढ़ गई, तो एनर्जी स्टोर्ड इंक्रीज हो गई। सो अल्टीमेटली जब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बैटरी कनेक्टेड रहती है और उसी टाइम पर अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो उसका पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है, चार्ज भी इंक्रीज कर जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाती है और एनर्जी स्टोर्ड इंक्रीज कर जाती है। Our next question is, in above question, if a battery is removed after charging the condenser and dielectric slab is introduced, how are all the 5 parameters affected? तो इसमें क्या कहा गया कि ऊपरी क्वेश्चन के मुताबिक अभी बैटरी आपने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया फुली और फिर बैटरी रिमूव कर दी, और अब बैटरी रिमूव करने के बाद हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर इंट्रोड्यूस की तब इन 5 पैरामीटर्स का क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन था कि बैटरी कनेक्टेड रहेगी, अभी क्वेश्चन में कहा गया कि बैटरी हटा दो, चार्जिंग करके बैटरी हटा दो और फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दो और फिर बताओ 5 पैरामीटर्स का क्या होगा। अब अगर हमने बैटरी हटा दी तो V विल नॉट रिमेन कांस्टेंट, लेकिन अब बैटरी जब लगी तो उसने चार्ज कर दिया हमारे कैपेसिटर को, तो चार्ज जितनी प्लेटें हमारी चार्ज होगी तो वो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, तो इसमें Q कांस्टेंट हो जाएगा। सो व्हेन बैटरी इज रिमूव चार्ज Q विल रिमेन कांस्टेंट, तो यहाँ पे Q कांस्टेंट हो गया। तो पहले कैपेसिटी की बात आ गई, तो कैपेसिटी का फॉर्मूला फिर क्या होता है, C इज इक्वल टू के सी नॉट। तो अभी फिर से वही सी नॉट के साथ मल्टीप्लाई हुआ K, तो K एक पॉजिटिव टर्म है, ग्रेटर देन 1 होती है, तो इधर क्या हो जाएगा, हमारे पास कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया तो हमने पहले भी हमारा हमने लास्ट जो टॉपिक किया था हमारे चैप्टर में, तो थ्योरी में, तो यही था कि फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स, और हमने देखा था कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है। तो वो सिमिलर हमने यही चीज़ यहाँ पे देखी है कि कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है जब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस की गई। ठीक है, बैटरी हटा दी गई है चार्ज के बाद, तो इधर चार्ज इस केस में कांस्टेंट, तो चार्ज का क्या हुआ, चार्ज कांस्टेंट है। अगला पैरामीटर था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या हुआ, पिछले केस में तो बैटरी कनेक्टेड थी इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट था, लेकिन अभी नहीं कनेक्टेड तो पोटेंशियल में भी फर्क पड़ेगा बेटा। और पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू क्यू बाय सी। तो नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, चार्ज तो कंजर्व था, क्यू तो क्यू रहेगा, लेकिन नई कैपेसिटी से डिवाइड होगा वो, और नई कैपेसिटी जो है वो बड़ी हुई है, इंक्रीज की हुई है। तो अगर डिनोमिनेटर वाली टर्म इंक्रीज कर जाएगी तो ये टोटल टर्म जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो पोटेंशियल जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है जब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस की जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, नई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नया पोटेंशियल बाय डी, तो डी तो कांस्टेंट है, और नया पोटेंशियल क्या हुआ, नया पोटेंशियल तो डिक्रीज कर चुका है, नया पोटेंशियल डिक्रीज कर गया तो E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V निकल रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब E भी डिक्रीज कर जाएगी। तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज कर जाएगी। एनर्जी स्टोर, तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला है हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, हाफ सी वी स्क्वायर भी था, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी भी है। तो हाफ सी वी स्क्वायर में हम ये देखते हैं कि दोनों ही वेरी करते हैं, इसलिए हाफ सी वी स्क्वायर नहीं लेते हैं। हम एक ऐसे एक्सप्रेशन लेते हैं जिसमें एक टर्म कांस्टेंट रहती है तो दूसरे के ऊपर हम डिपेंडेंसी देख सकते हैं। तो अगर आप पीछे हमने फॉर्मूला लिया था हाफ सी वी स्क्वायर, क्यों लिया था, क्योंकि V कांस्टेंट रहता था इस केस में, तो C के हिसाब से हम देख सकते थे एनर्जी स्टोर बढ़ेगा या कम होगा। लेकिन अगर अभी इस केस में आप हाफ सी वी स्क्वायर लोगे तो C बढ़ रहा है और V डिक्रीज हो रहा है। तो हमने ये देखा C इंक्रीज हो रहा है और V डिक्रीज हो रहा है, तो आप ये नहीं बता सकते कि प्रोडक्ट जो है वो उन दोनों का हाफ सी वी स्क्वायर के हिसाब से क्या ये टोटल वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, इससे हम क्लैरिटी से नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम इसी का फॉर्मूला, एनर्जी स्टोर का एक और फॉर्मूला है हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी,
तो हम ये देखते हैं इस केस में जब बैटरी से चार्ज करके कैपेसिटर को बैटरी हटा दी गई है तो चार्ज तो कांस्टेंट है उसके ऊपर, तो क्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस है, और कैपेसिटेंस बढ़ गई है और कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी तो एनर्जी स्टोर जो है वो कम हो जाएगी, तो एनर्जी स्टोर विल बी डिक्रीज। सो सेकंड क्वेश्चन में हमने ये देखा कि बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज कर दिया गया और फिर बैटरी हटा दी गई, तो उस केस में चार्ज तो कैपेसिटर पे कांस्टेंट रह गया, अब कैपेसिटी इंक्रीज कर गई, चार्ज कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज कर गई और एनर्जी स्टोर भी डिक्रीज कर गई इस केस में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग लाइटिंग यू आर सेफर इनसाइड अ हाउस देन अंडर अ ट्री, व्हाई? तो जब बाहर बिजली कड़क रही होती है तो आप घर के अंदर ज़्यादा सेफ हैं एज कंपेयर टू स्टैंडिंग अंडर अ ट्री, तो आप एक पेड़ के नीचे खड़े होने से ज़्यादा सुरक्षित आप घर के अंदर होते हैं, ऐसा क्यों है? सो व्हेन वी स्टैंड अंडर अ ट्री वी प्रोवाइड एन ईजी पाथ फॉर द लाइटिंग टू पास थ्रू आवर बॉडी, तो जब हम पेड़ के नीचे खड़े हैं तो लाइट सीधा हमारे पे आगे गिर सकती है और हमने उसे एक ईजी पैसेज दे दिया हमारे थ्रू होकर अर्थ की तरफ जाने का। लेकिन जब हम घर के अंदर होते हैं तो अगर घर के अंदर हम बैठे हैं तो लाइट जो है वो घर के ऊपर गिर सकती है, और घर के ऊपर जब गिरेगी तो उसको एक और पाथ मिल जाएगा कि वो दीवारों से होके या दीवारों के अंदर जो हमारी आयरन पाइप्स हैं उनसे होकर के अर्थ के अंदर जा सकती है। सो वी आर सेफर इनसाइड द हाउस। So when we are in the house, discharge due to lighting may be conducted to the ground through iron pipes or walls etc. Therefore we are safer inside the house. तो हम घर के अंदर ज़्यादा सुरक्षित होते हैं rather than to standing under a tree during lighting. Our next question is, can ever the whole charge of a body be transferred to the other? तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पूरा ही चार्ज एक बॉडी का दूसरी बॉडी पे दे दिया जाए? तो हमें पता है कि चार्ज जो है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ट्रैवल करता है। अगर आप दो बॉडीज़ को आपस में कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हो, एक का हायर पोटेंशियल है एक का लोअर है, तो हायर पोटेंशियल वाली बॉडी से लोअर पोटेंशियल वाली बॉडी की तरफ चार्ज जाने लग जाता है, और वो जब जाता है तो जो लोअर पोटेंशियल वाली बॉडी है उसका पोटेंशियल इंक्रीज करता है, और इंक्रीज करते 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 एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों बॉडीज़ का पोटेंशियल इक्वल हो जाता है, उस टाइम पे चार्ज फ्लो बंद हो जाता है, मतलब दोनों बॉडीज़ का पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि पहली बॉडी का सारा चार्ज उधर चला जाए? तो ऐसा हो सकता है, हाँ एक कंडीशन है, ऐसा हो सकता है, यस इट कैन बी डन, पूरा चार्ज दूसरी बॉडी पे जा सकता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है कि अगर एक चार्ज बॉडी जो है वो अनचार्ज बॉडी के अंदर रख दी जाए। तो सपोज करो एक बड़ा स्फीयर है और एक छोटा स्फीयर है, छोटा स्फीयर चार्ज स्फीयर है, तो छोटे स्फीयर को बड़े स्फीयर के अंदर रख दिया और छोटे स्फीयर से बड़े स्फीयर को कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। तो छोटा स्फीयर क्योंकि ज़्यादा पोटेंशियल पे है, उसके बाद चार्ज है, तो वो चार्ज या ड्यू टू हायर पोटेंशियल चार्ज जो है वो छोटे स्फीयर से बड़े स्फीयर की ओर जाने लग जाएगा। लेकिन एक होलो स्फीयर की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसका चार्ज जो है वो सारा आउटर सरफेस पे रिजाइड करता है, मतलब जब अंदर से छोटे स्फीयर से बड़े स्फीयर को चार्ज मिलेगा वो बड़े स्फीयर के अंदर वाले सरफेस पे आएगा और साथ के साथ वो बाहर वाले सरफेस पे चला जाएगा, और अंदर वाले सरफेस का पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो रहेगा, मतलब उसके ऊपर चार्ज ज़ीरो रहेगा। तो अल्टीमेटली अंदर वाले सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होगा, फिर और चार्ज आ सकेगा और चार्ज आ सकेगा। इस तरह से आप अंदर वाले स्फीयर का सारा चार्ज बाहर वाले स्फीयर को दे पाओगे वाइल कनेक्टिंग इट फ्रॉम इनसाइड। तो अंदर वाले सरफेस पे बड़े स्फीयर के अंदर वाले सरफेस से कनेक्ट कर दो, तो जैसे ही एक चार्ज उसके बड़े वाले स्फीयर के इनर सरफेस पे जाएगा तो साथ साथ चार्ज बाहर वाले सरफेस पे चला जाएगा और फिर से छोटे वाले स्फीयर से बड़े वाले स्फीयर को चार्ज जा पाएगा। सो येस द होल चार्ज ऑफ वन बॉडी कैन बी ट्रांसफॉर्म टू द अदर बॉडी व्हेन चार्ज बॉडी इज एनक्लोज्ड इन अनचार्ज बॉडी एंड कनेक्टेड टू इट बाय मेटेलिक वायर। This happens because charge resides always on outer surface of the conductor। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सारा चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे रिजाइड करता है, इनर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होता। तो जब हम इनर सरफेस को 1 कूलम चार्ज देते हैं तो वो साथ साथ बाहर वाले पे चला जाता है, तो फिर से हमारे पास अगर बॉडी हमारे पास 1 कूलम चार्ज वाली फिर से उसके कनेक्शन में लाएंगे तो हमारे पास इनर सरफेस पे 0 चार्ज होगा, तो फिर से चार्ज इनर सरफेस ऑफ द कंडक्टर को चला जाएगा। तो इस तरह से हम
एक एक करके पूरा चार्ज एक बॉडी का दूसरी बॉडी को ट्रांसफर कर सकते हैं। दिस इज इट फॉर द कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स ऑफ आवर चैप्टर कैपेसिटेंस। तो होपफुली अब आपको ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स समझ आ गई होंगी। ये जो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स होती हैं बेटा, ये कंसेप्चुअल इटसेल्फ सेज द मीनिंग, ये कंसेप्ट बेस्ड होती हैं। तो जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उनके जो कंसेप्ट्स हैं उनके बेस पे हम ये प्रॉब्लम्स बनाते हैं और इनको हम समझते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है या कोई और आपका डाउट है इस चैप्टर का, तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके अपनी क्वेरी डालो, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। Thank you for watching this video. Do like and share my video and also subscribe to my channel. Thank you very much.